स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजपाल में। तो बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम रहेगा आपका सॉलिड स्टेट। क्लास 12 का टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट, फर्स्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर हम सारा का सारा ज्योमेट्रिकल पोर्शन पढ़ेंगे कि कैसे सॉलिड स्टेट होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, कितनी उसके टाइप्स होते हैं, फिर उसकी हम डायमेंशनल ज्योमेट्री के कैसे कैसे वेरी करती है, उनकी क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों टॉपिक सॉलिड स्टेट। ध्यान रखिए जो चैप्टर बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि इसमें सारा का सारा आपका ज्योमेट्रिकल पोर्शन है जो इजीली अगर आप विजुलाइज कर सकते हो चीजों को कि पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसे मिलेगी, कैटाइन कहाँ होगा, एनाइन कहाँ होगा, तो ये टॉपिक बहुत आसान चलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। गैस स्टेट के बारे में आप +1 के अंदर पढ़ चुकी हो जो आपका 5th चैप्टर है। अब स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं डेफिनेशन की। क्या होती है सॉलिड स्टेट? मैटर की वो स्टेट जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, या बोल सकती हैं 2 पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट और इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? आपकी सॉलिड स्टेट। तो डेफिनेशन रहेगी बच्चों आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। सबसे पहली डेफिनेशन की जो भी आपके पार्टिकल है उनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मिलता है। सेकंड डेफिनेशन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लोएस्ट। लिखेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, इज लोवेस्ट। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। जिनमें 2 पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है बट डिस्टेंस उनके बीच में क्या होती है? लोवेस्ट होती है, स्पेस वो बहुत कम होता है। उस स्टेट को बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट। एग्जांपल की बात करें तो आइस हो गया आपका सॉलिड स्टेट का एग्जांपल है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों आपकी सॉलिड स्टेट के अंदर मैटर की, वो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इंटर पार्टिकल स्पेस कम होने के कारण ये रिजिड और हार्ड होते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यही रहेगी आपकी, रिजिड एंड हार्ड होती है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इनको मेल्ट करना भी क्या होगा? मुश्किल होगा, और इनको बॉइल करना भी क्या रहेगा? मुश्किल रहेगा। तो इनके इसी फोर्स के कारण इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो लिखेंगे सेकंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनको प्रेशर लगा के हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे गैसेस को हम कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होती है, प्रेशर लगा के उनको कंप्रेस कर सकते हैं। बट इन दिस केस इंटर पार्टिकल स्पेस इज लोएस्ट, इसलिए इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते या बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं इनको। तो लिखेंगे इनकंप्रेसिबल होती है। फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करें तो लिखेंगे डू नॉट डिफ्यूज। सॉलिड जो है वो एक दूसरे में कभी भी डिफ्यूज नहीं होते, या फिर मैटर की जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल है वो कभी भी एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स नहीं होते। डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चों इंटरमिक्स की 2। फॉर एग्जांपल मैंने एक कटोरी के अंदर लिया आपकी शुगर, दूसरी के अंदर मैंने लिया सॉल्ट। अब दोनों को मैंने मिलाना स्टार्ट कर दिया, वो कभी भी एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स नहीं होंगे। कैसे? आप देखते बता सकते हो, ये साल्ट है, ये शुगर है, तो इनके बीच में इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं है, डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द सब्सटेंसेस आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। कि सब्सटेंसेस है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है? तो इसके 2 रीजन है बच्चों। सबसे पहले तो ये कि जो भी पार्टिकल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो उसमें पार्टिकल मोशन नहीं कर पाती, अपनी मेन पोजीशन के अराउंड थोड़ा बहुत मोशन कर पाती है, न के बराबर, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। तो इनमें मोशन जो होता है वो न के बराबर होता है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पहला रीजन। सेकंड क्या है? स्पेस तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कम ही होता है। सेकंड जो रीजन रहेगा वो रहेगा आपकी एनर्जी। इनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मोशन नहीं करते, ये स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो एनर्जी क्या मिलेगी? लेस मिलेगी। उसी एनर्जी के कारण उसी एनर्जी को इन्होंने कहा यूज कर लिया? अपनी स्टेबिलिटी गेन करने में।
तो इस एनर्जी लो होने के कारण और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने के कारण सब्सटेंसेस वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब आते हैं बच्चों सॉलिड स्टेट की, हमने डेफिनेशन कर ली, प्रॉपर्टीज कर ली, अब आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। टाइप्स के ऊपर ये यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि सॉलिड है वो कितने टाइप के होते हैं। सॉलिड बच्चों आपके दो टाइप के होते हैं। पहला रहेगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सेकंड रहेगा बच्चों आपका अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड्स। बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहां इन दोनों को अच्छे समझिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स आपके क्या होते हैं। सबसे पहले इनकी करते हैं क्या, डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन ये रहेगी कि वो सॉलिड जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसे मिलती है, आपकी रेगुलर पैटर्न में मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिखेंगे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। डेफिनेशन समझिए बच्चों अच्छे से। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें आपकी क्या मिलती है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब इस कंस्टिट्यूएंट का मतलब समझिए, रेगुलर मतलब एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करेंगे जो भी पार्टिकल अरेंज होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बच्चों। अगर आपने एटम लिया है तो यहाँ पे एटम आ जाएगा, अगर आपने आयंस लिए हैं तो आयंस आ जाएंगे, अगर आपने मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इन तीनों को एक ही वर्ड से हम डिनोट करते हैं, वो रहेगा आपका कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट मतलब उस रेगुलर अरेंजमेंट के दौरान आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आपके आयंस भी हो सकते हैं और आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं। तो जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आता है आपका अमोर्फस सॉलिड की डेफिनेशन। इनमें रेगुलर होती है, इनमें क्या मिलती है, इररेगुलर मिलती है। तो लिखेंगे इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनमें बच्चों हम बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट है वो इरेगुलर मिलती है, कोई डिफरेंट पैटर्न को फॉलो नहीं करती। या फिर ऐसे बोल सकते हैं इनके कंपेयर में इनमें जो रेगुलरिटी है वो कम मिलती है। इरेगुलर वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, या अप्रोप्रिएट ये रहेगा कि आप ये बोल दीजिए इनको कि अमोर्फस के अंदर क्रिस्टलाइन के कंपेयर में लेस रेगुलरिटी होती है पार्टिकल के अरेंजमेंट में। अब मैं आपको ज्योमेट्रिकल बताता हूं इसका कैसे होती है, रेगुलरिटी कैसे है और इरेगुलरिटी कैसे है। जैसे मान लेती हैं ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट्स, देखिए डेफिनेट पैटर्न के अंदर एटम्स वो बार बार रिपीट हो रहे हैं एक इंटरवल के बाद। इस एटम के नीचे ये एटम, इस एटम के नीचे ये एटम, या बोल सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के नीचे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका। बट इस केस में आपका ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर आपका पैटर्न ये मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा गैप आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पार्टिकल फिर पास पास आ गई। तो इस प्रकार से जो आपका देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। अब देखा आपने यहाँ तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एटम्स है वो रिपीट हो रहे थे, या स्पेस है वो बिल्कुल सेम चल रहा था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। एक डेफिनेट पैटर्न के बाद इनमें रेगुलरिटी अपने आप खत्म हो जाती है। शॉर्ट रेंज तक रेगुलरिटी रहती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, बट इसमें क्या रहती है, लॉन्ग रेंज तक। एग्जाम्पल से क्लियर हो गई। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपका रबर अमोर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक अमोर्फस सॉलिड आपका, ठीक है। और अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी आपकी मेटल्स हैं वो सारी की सारी आपकी क्या रहती है, ग्लास भी ऐड करते हैं इसमें। ग्लास भी आपका कैसा है, अमोर्फस है। तो अगर बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो सारी की सारी मेटल्स है उनमें रेगुलर अरेंजमेंट मिलती है। अब इनमें क्या है, रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, इनमें रेगुलर अरेंजमेंट है, एक शॉर्ट रेंज तक रहती है, लॉन्ग रेंज तक नहीं रहती। ये फर्स्ट डेफिनेशन है इनकी। सेकंड अगर बात करें प्रॉपर्टीज की तो इनमें जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज तक चलता है, ये कंटिन्यूस आगे। मैंने आपको एक छोटा सा पोर्शन दिखाया है, ये ऐसे कंटिन्यू चलता है, एटम्स है वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर। इनमें जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसमें क्या लिखेंगे,
लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। इनमें क्या लिखेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब इतने ही पोर्शन के अंदर एटम्स वो रेगुलर में, इसके बाद ऑर्डर वो खत्म हो जाता है रेगुलरिटी का। इस केस में तो लॉन्ग रेंज तक चलते जा रहे हैं इनका रेगुलरिटी का पैटर्न जो है। थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बच्चों शार्प होता है, इनका शार्प नहीं होता। तो लिखेंगे शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट शार्प, इज नॉट शार्प। इसका मतलब समझो क्या होता है बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होने से मतलब क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि वाटर है वो 100 डिग्री पे जाके बॉइल होता है, तो 100 डिग्री पे सारा का सारा वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कहने का मतलब यही है बॉइलिंग पॉइंट है तो उसका। अब मेल्टिंग पॉइंट की हमने बात करी है, तो कोई भी सॉलिड है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे जाके पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको उसका बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मैंने बोला है कि इसका शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि किसी का अगर मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री पे जाके एग्जैक्ट आपका सारा का सारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन दिस केस नॉट शार्प, यहां आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इन तीनों में से आप कोई भी उठा लीजिए, रबड़ या प्लास्टिक। रबड़ और प्लास्टिक को जब आप बर्न करते हो, जलाते हो, आपने देखा होगा कि धीरे 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 वो अपनी लिक्विड स्टेट गेन करता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ऐसा नहीं है कि सारा का सारा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा कि इसका जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट है वो एक रेंज में होता है, जैसे 100 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है बच्चों। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक पर्टिकुलर रेंज में लाई करता है, शार्प नहीं होता। एक पर्टिकुलर 100 डिग्री पे जाके जैसे ये मेल्ट हुआ था, ये ऐसे मेल्ट नहीं होता, इनका शार्प नहीं होता, एक पर्टिकुलर रेंज में लाई करता है। तो यहां इसका आपका थर्ड रहेगा। अब आती है फोर्थ पॉइंट के ऊपर। 3 हमने इनके अंदर डिफरेंस पढ़ लिए। फोर्थ डिफरेंस की बच्चों अगर बात करें तो ये आपके ट्रू सॉलिड्स है, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। लिखेंगे दीज आर ट्रू सॉलिड्स, इनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं आपके। जबकि ये जो अमोर्फस होती हैं आपके ट्रू सॉलिड नहीं होती, इनको सूडो सॉलिड बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। लिखेंगे दीज आर सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं इनको। देखो बच्चों कैसे, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इनके अंदर सॉलिड वाली है, लेकिन अमोर्फस जो है ना, अमोर्फस सॉलिड इनके अंदर, इनको हम सूडो सॉलिड बोलते हैं। सूडो मतलब जिनके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी सॉलिड वाली नहीं होती, वो वास्तव में सॉलिड नहीं होता, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड है ये। इस वर्ड का मतलब समझिए बच्चों, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं इसको। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपकी बिल्डिंग्स होती है उनमें जो ग्लास वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं आपकी कोई खिड़की है, ठीक है, इसमें कोई ग्लास वगैरह लगा, विंडो के अंदर आपने ग्लास लगाए हैं, तो देखोगे आप 10 से 20 इयर्स के बाद जब वो आपने ग्लास लगाए हैं, उसके 10 से 20 साल बाद आप देखोगे कि जो आपने एक्चुअल ग्लास की शेप थी वो आपको अब नहीं मिलेगी। यहां से बॉटम से वो कैसा मिलेगा आपको, ग्लास थिकर मिलेगा, ठीक है, मोटा हो जाएगा। और जो ऊपर वाला पोर्शन इस खिड़की का, वहां से आपको ग्लास क्या मिलेगा, पतला मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्लास ने इतने इंटरवल के दौरान फ्लो किया, कहा, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ जो आपका मटेरियल था ग्लास के अंदर वो अब कहाँ आ चुका है, नीचे आ चुका है। इसके कारण, इस फ्लो करने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्योंकि आपको पता है सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करते, फ्लो कौन करती है, लिक्विड। अब ग्लास ने तो फ्लो किया है, तो ग्लास आपका क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, कि जब ओल्ड बिल्डिंग की जो ग्लासेस होती हैं वो लुकिंग थिकर फ्रॉम दी वाटर आफ्टर 20 to 10 years
दिस इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टीज की बात करती हैं तो लिखेंगे दे गिव क्लीन क्लीवेज व्हेन कट बाय निफ। ठीक है, जब चाकू से काटते हैं तो इनके अंदर क्लीन क्लीवेज मिलती है। फॉर एग्जांपल कोई मेटल होगी, सोडियम वगैरह मेटल होगी, तो आपने उसको जब काटा यहां से, जैसे बताता हूं आपको यहां से कि जैसे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आपने यहां से मान लेते हैं काट दिया, तो यहां से कट करने के बाद इसकी जो शेप आती है वो एक रेगुलर शेप मिलती है अपने को। यहां से काट दिया ऐसी शेप मिलेगी। ठीक है, तो क्या लिखा है, दे गिव क्लीन क्लीवेज व्हेन कट बाय क्लीव। जब चाकू से काटते हैं तो उनकी क्लीन क्लीवेज आती है, कटिंग जो आती है वो कैसी आती है, बिल्कुल क्लीन मिलेगी आपको। बट इन दिस केस दे डू नॉट गिव क्लीन क्लीवेज, दे डू नॉट गिव अस क्लीन क्लीवेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने रबड़ को काटा यहां से, जैसे रबड़ को यहां से आपने कट कर दिया, ठीक है, तो देखना आप जैसे इसको कट करोगे तो इसके अंदर क्लीन क्लीवेज नहीं आती, ऐसे खुरदरी सी आ जाएगी आपकी। ठीक है, रफ बोल सकते हैं जिसको हम। जो क्लीवेज आती है वो क्लीन नहीं आती, वो रफ आती है इस केस में। बट इस केस में आपकी क्या आती है, क्लीन क्लीवेज आती है आपकी। नेक्स्ट अगर डिफरेंस की बात करें, 5 डिफरेंस हमने पढ़ लिए दोनों के अंदर, दोनों टाइप्स के अंदर। अब आते हैं 6th डिफरेंस के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट आपका, जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कैसे होती हैं, एनाइसोट्रोपिक होती हैं। लिखेंगे दीज आर एनाइसोट्रोपिक। जबकि आपके जो अमोर्फस सॉलिड है वो कैसे होती हैं, दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब इस वर्ड्स का मतलब समझो भी, यहां पे जो 2 वर्ड यूज हुए हैं, एन आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, इसका क्या मतलब है। देखो एन आइसो, डिफरेंस सिर्फ यही है बच्चों, एन आइसो और आइसो। आइसो का मतलब होता है बच्चों आपका सेम, आइसो का मतलब रहेगा सेम। एन आइसो का मतलब रहेगा बच्चों आपका यहाँ पे डिफरेंट। तो वो सॉलिड जिनमें डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलती है वो कहलाते हैं आपके क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और वो सॉलिड जिनमें डिफरेंट डायरेक्शन में आपकी सेम प्रॉपर्टी मिलती है उसको हम कहते हैं क्या, आइसोट्रोपिक। लिखेंगे सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो सॉलिड जिनमें सेम प्रॉपर्टीज मिलती है, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ चाहे, उनको हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड। बट इस केस में आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। अब इसका मतलब समझो बच्चों कैसे, कि जैसे कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग में पैटर्न ड्रा करके बताया था कि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो ऐसे मिलती है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। ठीक है, ऐसे मिलती है। तो चाहे आप इस डायरेक्शन में चले जाओ, चाहे आप इस डायरेक्शन में चले जाओ, चाहे आप इस डायरेक्शन में चले जाओ, यहां से किसी भी डायरेक्शन में आप जाओगे आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस क्रिस्टल की क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। इस सॉलिड की क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। फॉर एग्जांपल कौन सी प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा फिजिक्स के अंदर, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस डायरेक्शन में भी आपको उतना ही मिलेगा, स्पीड अब उस डायरेक्शन में भी इतनी मिलेगी, इस डायरेक्शन में भी स्पीड आपको उतनी मिलेगी, और इस डायरेक्शन में भी आपको स्पीड सेम मिलेगी। बट इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में आपको क्या मिलती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती है। अब यहां जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग मिलेगा आपको, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग मिलेगा, और इस डायरेक्शन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। एन आइसो मतलब डिफरेंट मिलना प्रॉपर्टीज का डिफरेंट डायरेक्शन में, आइसो मीन्स सेम प्रॉपर्टीज का मिलना डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं क्या, एनाइसोट्रोपिक। तो ये सारा का सारा बच्चों हमने अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफरेंस पढ़ दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।